है वेंकैया नायडू लगभग तय है। चुनाव चल रहा है इस समय, लोग अपने जो सांसद हैं वो मतों का अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम गेस्ट स्टूडियो में मौजूद हैं। जयशंकर जी, हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करी, उन्होंने जो भी कहा वेंकैया जी की तारीफ में, वेंकैया जी ने भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत तारीफ करी, खुलकर तारीफ करी और कहा उन जैसा नेता नहीं होगा। लेकिन जब वो नामांकन भरने जा रहे थे तो उनकी बॉडी लैंग्वेज में वो खुशी नहीं थी, कहीं ना कहीं वो असहमत थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले से, उनके उपराष्ट्रपति बनाने के फैसले से। अब शायद इस तरह की बातें भी आई थी बीच में कि वो मन से नहीं चाहते थे उपराष्ट्रपति बनना, क्योंकि वो अभी सार्वजनिक जीवन में थे, सक्रिय राजनीति में थे और उसमें अपना भविष्य देख रहे थे। ये भी कहा जा रहा है कि इसके पहले जरूर राष्ट्रपति पद के लिए तो वो तैयार थे, वो इच्छुक भी थे, लेकिन उपराष्ट्रपति पद के लिए शायद वो तैयार नहीं थे। और उनसे कहा गया कि लेकिन जो कि पार्टी की इच्छा है, पार्टी यही चाहती है, तो आपको ये भूमिका भी स्वीकार करनी पड़ेगी। तो उन्होंने स्वीकार किया। और देखिए, दोनों में संबंध बहुत अच्छे रहे हैं लगातार। जब वेंकैया नायडू अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के, तो उसमें नरेंद्र मोदी महासचिव थे, संगठन प्रभारी थे। तो उस समय से लेकर के और काफी क्लोज रिलेशंस रहा है। और अभी तक तो उनकी सरकार में वेंकैया जी मंत्री भी थे और उनका एक तो विपक्ष के लोगों में भी काफी अच्छा रहा है, अच्छे संबंध रहे। तो हालांकि वो इतने वाकपटु हैं, जिस तरह से बोलते हैं, वो उपराष्ट्रपति के तौर पे थोड़ा नियंत्रण रख पाएंगे कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। वन लाइनर्स उनके बड़े मशहूर हैं। लेफ्ट इज नॉट ऑलवेज राइट, नहीं अभी बड़ा चर्चा में आया था। एक और बड़ा बढ़िया उन्होंने एक दिन सदन में ही कहा था कि साहब गवर्नमेंट प्रपोज, अपोजिशन अपोज एंड पार्लियामेंट डिस्पोज। तो आप चेयरपर्सन के पद पर, चेयरमैन के पद पर बैठकर पूछा कि वेंकैया जी ये शब्द आपके कैसे आते हैं, तो क्या रात में घर से सोच के चलते हैं और ये राइमिंग करते हैं या एलिट्रेशन का जो अंग्रेजी में कहा जाता है? तो उन्हें बोला नहीं, ये स्वतः अचानक आता है। हम इसको तैयार नहीं करके आते हैं, क्योंकि हम लोग जब पार्लियामेंट कवर करते थे तो नोट करते थे और ताज्जुब होता था कि राइमिंग कर कैसे लेते हैं अचानक। तो उन्होंने बताया कि नहीं, ये स्वतः आता है और शायद गॉड गिफ्टेड है वेंकैया जी का ये जो आप देखती हैं वाकपटुता, ये गॉड गिफ्टेड है। बिल्कुल। और जब अब चेयरमैन के पद पर बैठेंगे तो ऐसे जब विपक्ष और जो हंगामा होगा सरकार का, उस पर हमें कुछ और नई चीजें सुनने को मिलेंगी। अरविंद जी, बीजेपी ने जिस तरह से वेंकैया नायडू को उपराष्ट्रपति पद का चेहरा बनाया, ये हम सब जानते हैं कि दक्षिण भारत में पकड़ नहीं है बीजेपी की बहुत ज्यादा, और कहीं ना कहीं जो हम कहें कि रीजनल फैक्टर को बैलेंस कर पाएगी। राष्ट्रपति जो है वो उत्तर प्रदेश से आ गए और अब ये दक्षिण भारत का चेहरा, नहीं, वो बैलेंस जरूरी है। दूसरा ये है कि हाउस चलाना बहुत महत्वपूर्ण था और जो नाम दक्षिण से और आ रहे थे, मेरे ख्याल से वेंकैया जी जैसा कोई और नाम नहीं था। एक नाम मुझे जो लग रहा था शुरू से कि कर्नाटक में चुनाव होने वाले हैं, तो संभवतः अनंत कुमार को भी ला सकते हैं, क्योंकि अनंत कुमार कर्नाटक की बीजेपी की पॉलिटिक्स के हिसाब से अनफिट हैं थोड़े। बीजेपी जो चाहती है करना उसमें, तो मुझे लग रहा था उनको ले आएंगे। लेकिन निश्चित रूप से वेंकैया नायडू को ऊपर ले आना, उनके अनुभव, उनके कामकाज, उनकी शैली, उसकी भी जीत है। और दक्षिण उत्तर वाला एक मसला है अपनी जगह, लेकिन उससे ज्यादा बड़ा मसला ये है कि हाउस कैसे ढंग से चले। ये चिंता बीजेपी को भी, प्रधानमंत्री को भी, और वेंकैया अगर उस पर सहमत हुए हैं तो ये चिंता उनको भी होगी कि हाउस चलाना एक बड़ी जिम्मेवारी है। उपराष्ट्रपति बनना एक काम है, लेकिन उससे ज्यादा बड़ा काम उस पद पे बैठ के हाउस चलाना होता है। और अभी भी राज्यसभा में उत्तर प्रदेश और बिहार के बदलावों के बाद थोड़ा आसान हो गया है, नहीं तो राज्यसभा बीजेपी के लिए एक सिरदर्दी थी। तो वहां किसी ढंग के आदमी को, किसी अब तो मेजॉरिटी में आ गए, 58 हो गए। नहीं, मेजॉरिटी तो गठबंधन की हो जाएगी तब जरूरी होगा, क्योंकि गठबंधन के हिसाब से देखिए तो अभी भी अपोजिशन थोड़ा सा अपर हैंड है। लेकिन वही उत्तर प्रदेश के चुनाव जब हो जाएंगे, इस महत्वपूर्ण बात जो देखती है कि अभी तक जो है देश में 12 उपराष्ट्रपति हुए जी, उसमें से 6 तो राष्ट्रपति बन गए, 6 राष्ट्रपति नहीं बन पाए। उसमें आप देखिए कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, जाकिर हुसैन साहब थे, वीवी गिरी जी थे, आर वेंकटरमन जी थे, शंकर दयाल शर्मा थे, के.आर. नारायणन थे, ये लोग राष्ट्रपति बने। लेकिन 6 ऐसे और भी नाम हैं, जैसे गोपाल स्वरूप पाठक जी थे, भैरव सिंह शेखावत जी थे, कृष्णकांत जी थे, मोहम्मद हिदायतुल्ला और बसप्पा दनप्पा जत्ती और हामिद साहब। तो 6 लोग राष्ट्रपति बने, 6 लोग राष्ट्रपति नहीं भी बन सके। तो ये भी एक महत्वपूर्ण है बात। अब उसमें हो सकता है कि भविष्य में दिखाई दे रहा हो वेंकैया जी को कि शायद उधर भी हो सकता है मामला, तो समन्वय बना करके कोशिश इसको ऐसे कि अभी इनका प्रमोशन हो सकता है अगले टर्म के लिए। देखिए, राजनीति तो अनिश्चितताओं का खेल है।
कब क्या होगा, कब कैसी परिस्थितियां आ जाएंगी। 19 अगर बीजेपी जीते, हाँ, एक तो उनके लिए चांस है और उसके लिए चांस तो रहेंगे। लेकिन वही कहा ना मैंने कि राजनीति अनिश्चितताओं का खेल है। अब कब क्या होगा, अगले 4-5 साल के बाद जब राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो उसमें की स्थितियां क्या होंगी, तो ये कहने की बात नहीं, लेकिन एक तथ्य के रूप में मैं बता रहा था। लेकिन उनका सबसे अच्छा ये है कि सबके बीच में, और मीडिया के तो काफी खैर बहुत ही करीबी, आज उन्होंने कहा भी अभी कहा भी फेवरेट है, क्योंकि मीडिया को तो खबर चाहिए और उनकी जो तुकबंदियां होती हैं, वन लाइनर्स होते हैं, वो अपने आप हेडिंग बन जाते हैं। तो इस मामले में लालू यादव भी कई बार जीत लेते हैं। हाँ, लालू यादव अपने भदेशपन के कारण लालू यादव जो हैं उनके भी अपने रोटिक होते हैं और काफी महत्वपूर्ण होते हैं। वेंकैया अपने सेंसिबल कमेंट्स के लिए है। अब दिक्कत यही है कि उपराष्ट्रपति के पद पे रहते हुए कई बार जो इस तरह की बातें निकलती हैं वो थोड़ी समस्या भी खड़ी कर सकती हैं, क्योंकि तब आप पार्टी के नेता नहीं होते हैं या मंत्री नहीं होते हैं, बल्कि एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग होते हैं जिन पर संविधान की रक्षा का दायित्व होता है। तो कई बार तुकबंदी के चक्कर में कुछ बातें भी निकल जाती हैं, तो उन पर थोड़ा सा उनको नियंत्रण मिलेगा, इसका एहसास प्रधानमंत्री भी करा रहे थे आज। एनके सिंह जी, हम आपके पास आएंगे कि जिस तरह से वेंकैया नायडू बहुत सक्रिय रहे हैं राजनीति में और हमेशा अच्छे पद पे रहे हैं, हमेशा मंत्रिमंडल में रहे हैं, चाहे वाजपेयी सरकार की बात करें चाहे मोदी सरकार की बात करें, पार्टी में भी बहुत बड़े नेता रहे हैं। कितना मुश्किल होगा उनके लिए अब ये बैलेंस बनाना, क्योंकि अचानक राजनीति से अचानक आप एक अलग ही पद पर चले गए। नहीं, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि बीजेपी ने ये क्यों किया। बहुत सीधी सी बात है कि एट प्राइम आपके एक्सपीरियंस का आपके लाभ ले सकते थे। एक वोकल आदमी जो बीजेपी का फेस हुआ करता था, और आज से नहीं पिछले करीब 15 साल से, उसको आपने एक ऐसे पद पे बैठा दिया कि अब आपकी उसकी उपाध्येयता सिर्फ हाउस चलाने में है, जो कोई भी चला लेगा। अगर आपके पास मेजोरिटी है तो पूरा चला सकते हैं। और दूसरा ये है कि आप उनका इस्तेमाल 12 साल से वो तमिलनाडु और कर्नाटक की पॉलिटिक्स में बीजेपी को वो कर रहे हैं, उसका बेस बना रहे हैं। और यही वजह है कि आज 12 से 18%, 20% आप जो वोट देख रही हैं, ये वेंकैया का कमाल था। वेंकैया ने साउथ इंडिया में वहां पे जाके, जबकि आंध्र प्रदेश के थे, तमिलनाडु में जाके तमिलनाडु का खाना खाना सीखा, वहां रहना सीखा और वहां की भाषा बोलना सीखा। यहां पे आपको जरूरत थी कि इनको साउथ इंडिया के लीडर के रूप में प्रोजेक्ट करते, बजाय इसके कि आपने उनको एक संवैधानिक पद पे डाल दिया जो कि एपॉलिटिकल है, गैर राजनीतिक है। तो मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि वेंकैया को आपने यहां पे क्यों डाला, जबकि आप अनंत कुमार को ला सकते थे, सोबर फेस था। और चूंकि मेजोरिटी आपकी होने जा रही, हाउस चलाना आपको कोई मुश्किल काम नहीं है। तो इसलिए वेंकैया, मुझे पॉलिटिकल विजडम समझ में नहीं आया कि वेंकैया को क्यों लाए हैं। ये है कि एक प्रखर नेता थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आज जिस तरह मोदी जी का अपना एकल वो है, आधिपत्य है पार्टी में, मुझे नहीं लगता कि वेंकैया की उपाध्येयता कहीं उनके आड़े आती। तो ये पॉलिटिकल विजडम से आप ये कहना चाह रहे हैं कि उनके टैलेंट को वेस्ट किया जाएगा? मेरे पूरी तरह से वेंकैया का टैलेंट जो है, जितना हम पिछले 20 साल से वेंकैया से इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो टैलेंट इनका यहाँ पे कतई नहीं अप्लाई करेगा, बल्कि इसके उल्टा होगा कि अपोजिशन, क्योंकि थोड़ा एग्रेसिव रहे वेंकैया, इसमें कोई दो राय नहीं, जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर के रूप में भी एग्रेसिव रहे हैं। अनंत कुमार इसको ज्यादा अच्छा चला सकते थे, जो आपको राज्यसभा में बहुत ज्यादा रोल नहीं है राज्यसभा का। तो इसलिए वेंकैया को लाना मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि क्यों लाया गया है। अरविंद जी, क्या कहेंगे आप? वेंकैया को क्यों लाया गया, आपका क्या मानना है? नहीं, एक सीनियरिटी है, और जैसा जयशंकर जी शुरू में कह रहे थे कि वो राष्ट्रपति पद के लिए इंटरेस्टेड थे, और मुझे लगता है ये अगर भनक मोदी जी को लगी होगी, बीजेपी के बाकी नेताओं को लगी होगी, तो उनको लगता होगा कि शायद तोप और तमंचा वाला मामला हो कि राष्ट्रपति के लिए चाहते हैं, उपराष्ट्रपति बन जाएंगे, कुछ उनकी इच्छा का उनको सिग्नल लगा होगा। दूसरा यही जो मैं पहले कह रहा था कि बिहार और यूपी, खास अभी जो बिहार का बदलाव हुआ है, उसके पहले तक राज्यसभा बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में बीजेपी और सरकार के लिए नहीं थी। तो वो भी एक चिंता होगी कि कोई ऐसा आदमी आए जो मैनेज कर ले। और संभव है कि अनंत कुमार जिसका अंदाजा हम सब लोग कर रहे थे तब, वो अनंत कुमार की कोई और उपयोगिता हो, खासतौर से कर्नाटक में जब चुनाव होने वाले हैं, क्योंकि तब वो खुल के अपना रोल प्ले करेंगे। उपराष्ट्रपति हो जाते तो उनके लिए मुश्किल होती, या फिर बीजेपी ऑल आउट जाना चाहती होगी कर्नाटक में, और वहां से किसी को किनारे करना उनको थोड़ा मुश्किल लगता होगा। तो इस पे वो वजह होंगी। और दक्षिण का नेता अगर चाहिए, सीनियर चाहिए, तो बीजेपी के हाथ थोड़े बंधे हुए हैं उस मामले में, वहां उनके पास बहुत सारे लोग नहीं थे।
यही वजह होगी। बिल्कुल जयशंकर जी, अगर हम बात करें 18 राज्यों में बीजेपी का परचम लहरा गया है, पूरे देश में बीजेपी दिख रही है, कांग्रेस मुक्त भारत का जो सपना देख रही थी वो साकार होता हुआ दिख रहा है, चारों सर्वोच्च पदों पर भी अब बीजेपी के सेम विचारधारा के लोग हैं। नहीं, 68% पॉपुलेशन में इस समय बीजेपी का स्टेट गवर्नमेंट्स के थ्रू राज्य है 68% में, और कांग्रेस सिमट के 5% पे आ गई है। तो आने वाले दिनों में यह संभव है कि 80 से 90% पे बीजेपी रहे और कांग्रेस कहीं दिखाई न दे, कोई भी राज्य सरकार न रहे, ये स्थिति बन रही है। पर मेरा सवाल यह है कि अब जब सब हर तरफ चारों तरफ बीजेपी है तो कितनी आसान रहेगी, और क्या मतलब सरकार अब क्या बहुत कोई मेजर बड़े डिसीजंस कुछ ऐसे ले सकती है? मैं थोड़ा सा फर्क करना चाहूंगा जी। ये कांग्रेस मुक्त भारत नहीं है, कांग्रेस को रिप्लेस करने वाली बात विपक्ष है। मुक्त कांग्रेस को ही रिप्लेस कर दिया है, कांग्रेसियों से उनको कोई नफरत नहीं है। देखिए, जिस तरह से इसके पहले चर्चा में हम कह रहे थे कि भाजपा और उसके नेता दावा करते रहते थे कि हम चाल, चरित्र, चेहरा और चिंतन के मामले में अन्य दलों से अलग हैं, लेकिन आज तो कांग्रेस के बी टीम नजर आते हैं। मतलब जिस तरह से आपने अरुणाचल प्रदेश में पूरी कांग्रेस की सरकार को खरीद लिया, अपने साथ जोड़ लिया, जिस तरह से मणिपुर में आपके साथ बहुमत नहीं था लेकिन इधर उधर खरीद फरोख्त करके विधायकों का आपने वहां सरकार बनाई, जिस तरह से गोवा में आपके पास नहीं था बहुमत, वहां पर भी आपने विधायकों के जोड़ तोड़ करके अपनी सरकार बनाई। तो इस तरह की बातें हैं। जिस तरह से अभी गुजरात में राज्यसभा का चुनाव हो रहा है और वहां पे कांग्रेस के 6 विधायकों को तोड़ा आपने, और उसके अगले दिन जब उत्तर प्रदेश में यही काम नहीं, उत्तर प्रदेश में जब 3 एमएलसी छोड़कर गए तो किसी पत्रकार ने पूछा भाजपा के अध्यक्ष अमित शाह जी से कि इनको आप रिटर्न गिफ्ट क्या देते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी पार्टी में रिटर्न गिफ्ट देने की परंपरा नहीं है। लेकिन वो भूल गए कि गुजरात में जो 3 विधायक टूट के आए थे कांग्रेस के, उसमें से एक को उन्होंने भाजपा को उम्मीदवार बना दिया राज्यसभा में। तो मतलब इस तरह के अगर यही करना है जो कांग्रेस के जिन बातों के लिए हम आलोचना करते रहे हैं, भाजपा भी करती रही है और हम लोग भी करते रहे हैं, राजनीति में मीडिया के लोग भी सब करते जायज है, हैं। राजनीति में सब जायज है, जो सत्ता में बैठे वो अपनी मनमर्जी सत्ता में बैठे हैं तो ठीक है, तो कांग्रेस मुक्त भारत नहीं कर सकते हैं, कांग्रेसी युक्त बिल्कुल कांग्रेसी युक्त सरकार कर सकते हैं। बिल्कुल जयशंकर जी, यहाँ रुकना होगा एक छोटे से